बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जमहूरी रवैये में सियासी कशीदगी का जो हल है वो मुज़ाकरात के ज़रिए और मुफाहमत के ज़रिए ही निकलता है। और हुकूमत और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, उसका जो आगाज़ हुआ था वो नहायत मस्बत रवैयों के साथ हमें नज़र आया था। अच्छी सोच के तहत एक प्रोडक्टिव किस्म की हमें उम्मीद की जा रही थी कि डिस्कशन होगी, मगर इस वक्त इस मुज़ाकरात में डेडलॉक नज़र आ रहा है। और इसकी वजह बज़ाहिर तो पीटीआई की तरफ से उनकी 6 हफ्तों और जो उनकी डिमांड्स थी, जो रिटन डिमांड्स थी, उसका हुकूमत ने जो जवाब नहीं दिया था, जिसको वो कह रहे थे कि 7 दिन गुजर चुके हैं, अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, उस हवाले से एक डेडलॉक नज़र आ रहा है। जुडिशल कमीशन ना बनाने की वजह से डेडलॉक नज़र आ रहा है। मगर आज हमने इस हवाले से जो हमारे वफाकी वुज़रा हैं उनके मुख्तलिफ हमने स्टेटमेंट भी देखे, और अयाज सादिक साहब ने भी ये बात कहा कि हम इंतज़ार करते रहे, मगर पीटीआई में का कोई भी नुमाइंदा उसने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मुज़ाकरती कमेटी में आके कोई बातचीत का आगाज़ किया है। आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 25 जनवरी से ये बाज़ सुनाई दी जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, और उसकी वजह यही है जो मैं अब आपको थोड़ी देर पहले बयान कर चुकी हूँ। आज हुकूमती कमेटी के जो तर्जुमान है इरफान सिद्दीकी साहब, उनका स्टेटमेंट भी इस हवाले से नहायत अहम है। उन्होंने कहा हुकूमत ने तो संजीदगी का मुजाहरा किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रिटन डिमांड में जो कई हफ्तों बाद पेश किया गया था, आपको याद होगा कि जब मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, अब तक 3 सेशन हो चुके हैं, मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमत कहती रही कि आप रिटन में हमें अपने जो डिमांड्स हैं उनको दें, उसमें उनको तकरीबन 6 हफ्ते लग गए थे। 6 हफ्ते बाद पीटीआई ने अपना रिटन डिमांड पेश किया, मगर उसके बाद जो मुतालबात थे उस पर उन्होंने एक कमर कस ली कि जी 7 दिन के अंदर अंदर हमें इसके जवाब दिए जाएं, अगर नहीं देंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। अब तो बड़ी क्लैरिटी से पीटीआई के तमाम टॉप लीडरशिप ये बात कर चुकी कि अब मुज़ाकरात नहीं बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को नाकदीन जो है वो बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है। तो सवाल यही करेंगे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि खुद मुज़ाकरात चाहती थी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरवाजे क्यों बंद कर रही है? तारुफ करा दूं अपने मेहमान का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, वेलकम कहते हैं सर आपको। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी, आपको भी सेनेटर साहब खुश आमदेद कहते हैं। सेनेटर साहब, चूंकि आज हुकूमत सारा दिन इसी पर स्टेटमेंट देती रही है, वफाकी वुज़रा में आपसे पहले ही सवाल कर लेती हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं? पीटीआई तो कह रही है कि जी ये नाकामी मुज़ाकरात में या आप लोग की तरफ से 7 दिन हो गए, जवाब नहीं दिया गया, एक ऐलान ही कर देते जुडिशल कमीशन बनाने का, क्या जस्टिफिकेशन देंगे सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी 28 तारीख थी और आज 28 तारीख थी और आज ही मिलना था और आज हमने अपने वो सारा जवाब देना था उनके मुतालबात का। जो 22 पॉइंट्स उन्होंने तो दूसरी तीसरी मीटिंग में दिए थे हमें, उसका हमने बल्कि बड़ी संजीदगी से उसका जवाब तैयार किया और आज हमने पेश करना था, लेकिन वो नहीं है। और भी बल्कि 28 से 4-5 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि हम मुज़ाकरात को विथड्रॉ करते हैं। मेरे ख्याल में ये पीछे शायद हुज्जत तमाम करने के लिए मुज़ाकरात की दौड़ डाली थी और खुद ही उन्होंने कमेटी का अनाउंस किया पानी पीटीआई ने कि जी मुज़ाकरात हमारी ये 5 मेंबर हैं, हमारे मुज़ाकरात करेंगे। और फिर उनकी फरमाइश पे स्पीकर साहब ने सारी कमेटी बनाई और फिर ये सब कुछ हुआ और फिर सब कुछ 2-3 मीटिंग में ठीक चलता रहा। अचानक से विथड्रॉ करने की समझ नहीं आई कि जी वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन का अनाउंस करो। तो ज़ाहिर जुडिशल कमीशन उसमें कई कानूनी नुकात उसमें ऐसे हैं, कई किस्म के फैसले हो चुके हैं, कई प्रोसेस हैं, कई काफ़ी मतलब ऐसा हो गया है। तो जुडिशल कमीशन का फिर वो जज जो मतलब कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो उस पर कि उस जुडिशल कमीशन बनाना को समझ से बाहर आता है। तो हम ये कोई ऑप्शंस तैयार कर रहे थे, उसमें ऑप्शन में कोई पार्लियामानी कमेटी भी आ सकती थी और भी बिल्कुल बजट भी होते हैं, तो उसके लिए और भी था कि हम जुडिशल कमीशन जो है कोई मशरूत कर दे। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज़ाहिर जुडिशल कमीशन हम मान भी लेते तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन ये होता कि जी फला जज को इसको शामिल करो। तो ये इदारों को पोलिटिसाइज करने की जो सियासत है इसको खत्म होना चाहिए। और पीटीआई की और बल्कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया गया, इवन कि हमारे जो दिफाई इदारे उनको भी पोलिटिसाइज कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो मुल्क के लिए, मुल्क की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए
मुआश की तरक्की के लिए सब के लिए कोई रास्ते तलाश करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लेग पुलिंग और इंतशार की सियासत करें। ठीक। आप देख रहे हो जो जो भी उनका स्टेप पीटीआई का है वो मुल्क की इंतशार कर जाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमें हुकूमत नहीं मिली तो हम कम से कम जितनी भी हुकूमत चलती है 5 साल, तो हुकूमत को ऐसे हालात पैदा करें कि हुकूमत दूसरी नून जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये डिलीवर न कर सके, और 5 साल बाद इनको आवाम को दिखाने के लिए कुछ ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 से 18 तक भी इन्हीं हालात का सामना किया, और फिर हमने 14,000 मेगावाट बिजली ऐड की और 2,000 किलोमीटर मोटरवेज की और बहुत से स्टेप लिए, और सी पैक हम लिए, बहुत से स्टेप लिए। इंशाल्लाह हम जब ये जितना भी शोर शराबा डालें, जब 5 साल पूरे होंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक लोग है। हैरान रह जाएंगे कि ठीक मुस्लिम है। लीग नून जो है इसने क्या क्या मतलब स्टेप उठाए मुल्क की तरक्की के लिए। ठीक है। अब्दुल समद साहब, जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो यकीन माने कि मुझ समय जितने भी पाकिस्तानी थे बड़े खुश थे कि चलें जी अब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, कौमी सलामती को सामने रख के या मईशत को सामने रख कर जो है अब बेहतरीन फैसले हुकूमत कर लेगी और जो मुल्की मामलात में है उसमें पीटीआई भी हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मगर सर क्या मसला हुआ कि आज 28 जनवरी आपको हुकूमत ने बुलाया भी था, मुतालबात के जवाब की तैयारी भी कर ली थी, मगर आपने तो जवाब भी नहीं सुना। बस इतनी जल्दबाजी में आप लोग मुज़ाकरात से निकल गए हैं। ये ऐसा लग रहा है, ये एग्रेसिव बिहेवियर अभी आज का नहीं लग रहा है, ये तो बहुत दिन से हमें नजर आ रहा था कि आप लोग मुज़ाकरात को आगे नहीं चलने देना चाह रहे थे। देखें, आज जो मुज़ाकरात से हमने विदड्रॉ किया वो कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट को आगाह कर दिया था, हुकूमत को या उस वफद को आगाह कर दिया गया था, और उसमें बुनियादी नुक्ता जो था उसमें क्या जवाब देना था इन्होंने। हमने तो मुतालबा किया था जुडिशल कमीशन का, वो इन्होंने 7 दिन के अंदर, हमने इनको एक अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर अनाउंस करें। और ये कोई जुडिशल कमीशन जो है कोई आईनी उससे तो तरमीम से या कोई बिल लाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये तो कई यहाँ पे जुडिशल कमीशन बने हैं, हामिद मीर पे ऊपर जुडिशल कमीशन बना, कोई रिपोर्ट पब्लिश ना हुई, आज तक हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिश ना हुई, मुतअद्दिद जुडिशल कमीशन चले कि तमाम हुज्जत के लिए हमने मुज़ाकरात किए इनसे। और ये हमारा मुतालबा 9 मई के कुछ दिन बाद ही 23 मई को हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल की, जिसका आज तक जो है कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई, कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा हमने 9 मई के 10 दिन बाद 12 दिन बाद ही कर दिया था। अब जब हम आपसे, आप हमें मिलिट्री ट्रायल में लेके जाएं, आप हमें टेररिज्म कोर्ट्स में लेके जाएं, उस 9 मई के नतीजे में 10,000 लोगों को आप गिरफ्तार करके रख दें, और अगर हमारा मुतालबा हो कि ये सिर्फ एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो किया जाए, ये कोई मुजीबुर रहमान के 6 इकोनॉमिक एजेंडा तो नहीं है, पॉइंट्स तो नहीं है कि जिसपे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट हो बनाने में या उसको कोई मसला हो बनाने में, कोई हम वो उसमें कोई 2 इकोनॉमी थ्योरी तो नहीं लाए थे कि जिसमें जो है ना वो कहेंगे या हमने कोई इस तरह का कोई मुतालबा किया। एक सिंपल सा मुतालबा है जो कि एक जमहूरी मुतालबा है। यानी आप अगर इसे इख्तलाफ करें, क्या अगर हमारे 12 लोग शहीद हुए हैं तो क्या मेरा मुतालबा जुडिशल कमीशन का गलत है? क्या इससे पहले नहीं बना? क्या 12 मई के ऊपर नहीं बना? तो जब ये बनते आए और जब ये पता है कि जी आप लोगों ने उसकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से, मतलब आप में जुर्रत नहीं है कि आप आज तक हमदुर रहमान कमीशन को पब्लिक कर सकें, तो लिहाजा जब हमने ये रियलाइज़ किया कि हुकूमत जो है वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने को तैयार नहीं है। सर आप जाते तो आज अगर कोई बात नहीं होती तो फिर आप लोगों का तो राइट था ना। देखिए, अगर दूसरा आपने ये कि वो जब एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी ये जुडिशल कमीशन वाला जो वाकया है 9 मई का और 26 नवंबर का, ये अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालत में ज़ेर समाअत होने से कोई ऐसा हर्डल नहीं है, कोई ऐसा हर्डल नहीं है कि अगर एक चीज के बारे में जुडिशल इंक्वायरी करते हैं तो उसमें कोई कानूनी जो है वो, यानी आप लोग किसी मामले में लचक नहीं दिखाएंगे। कोई आप लोग में, मतलब जैसे पार्लिमानी कमेटी की वो ऑफर कर रहे हैं तो आप लोग कहीं तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए ना। हार्ड एंड फास्ट रूल तो मुज़ाकरात में नहीं अप्लाई होते, कहीं ना कहीं से फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ती है। मतलब एक तो मुज़ाकरात करना ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करते, हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनको हम लिस्टिमेट नहीं मानते। ये तो जिस दिन से हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए ये कहते हैं कि जी इन्होंने हमें लिस्टिमेसी दे दी है, इन्होंने हमारा मैंडेट तस्लीम कर लिया है। हालांकि मैंने कहा तमाम हुज्जत के तहत हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए, ये जानते हुए कि ठीक है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया, ऑर्डिनेंस लाए हैं और वो अभी तक कोई फैसले नहीं कर सके, और ये इसी तरीके से ड्रैग करना चाहते हैं। जो पोलराइजेशन या डिवाइड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर दी है, अब तो मेरा ख्याल है कि कोई एक इदारा ऐसा नहीं रहा
जो इनके शर से महफूज रहा हो, जो कोई सहाफ़ी जो है वो जो इनके प्रो सहाफ़ी थे, आज वो भी उनको भी डंडे मारे गए डी चौक के ऊपर। मैं अब ज्यादा बात करूंगी तो फिर आप लोग पीटीआई वाले मुझ पे तोहमत लगाते हैं कि जी मैं कोई नुमाइंदा बनी हुई हुकूमत का। बात ये नहीं, बात ये कि देखिए जमहूरी रवैये में ना मिलकर चलना होता है। आप लोग जब हुकूमत में थे, इक्तिदार में थे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही थी, तो अपोजिशन लीडर उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब थे वो टेबल टॉक करने को तैयार थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है अब मुल्क के लिए और अवाम के लिए। बहरहाल इसका अच्छा जवाब दे देंगे सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, अब क्या है हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, आज इरफान साहब ने कहा है कि 31 जनवरी तक जो है मुज़ाकराती कमेटी कायम रहेगी। पीटीआई अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है तो मुज़ाकरात के दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं, शुरू होने के? जी बिल्कुल, हम तो जमहूरी लोग हैं जी, और हम इसी पे हमारा इत्तेकाद है और यकीन है कि हमेशा मसाइल का हल टेबल पे बैठ के निकल सकता है और हम आखिरी हद तक जाएंगे मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए। ये अगर पीछे हटते हैं तो उनकी मर्जी, कम अज़ कम ये हम पे तो ना है कि जी हुकूमत पीछे हट गई है, हम तो अपना पूरा जोर हम तो देख नहीं होती थी। बल्कि जो 22 पॉइंट उन्होंने हमें दिए थे तीसरी मीटिंग में, वो बड़े अजीब व गरीब थे और हमने उसकी बड़ी मेहनत से हमारी कमेटी ने लॉजिक से उसका जवाब तैयार किया था। और फिर जब इनको ये पता चल गया कि जवाब तो ऐसा आ रहा है कि जैसे इसके बाद तो हमारे लिए पीछे हटने को जगह नहीं हुई, तो पहले ऐलान कर दिया कि हम जो है मुज़ाकरात जो है जुडिशल कमीशन बनाए, वरना हम पे अनाउंस करें, वरना मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये इनकी मर्जी। हम मुल्क की खातिर अपने सारी अनाक ख़त्म किया, हालांकि इस तरह की ये जबान दराजी हमारी लीडरशिप के खिलाफ करते हैं और क्या क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या मरीम नवाज के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं वहाँ ये दोहराना नहीं चाहता। इसके बावजूद हम सब चीज़ें बर्दाश्त करके टेबल पर बैठे हैं, मुज़ाकरात की और शायद कोई हल निकल आए और मुल्क हमारा सियासी दशात से बच जाए। क्योंकि हम हुकूमत चलाना, रियासत का ख्याल करना, ये हमारी जिम्मेदारी, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अपनी अना तो बहुत सी कुर्बानी देने को तैयार हैं और हम ये करेंगे। और हमारे पास अवाम का मैंडेट है, इंशाल्लाह 5 साल हम पूरे करेंगे। और मुल्क की जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा देख रहे हैं कि सियासी इंतशार के बावजूद हमारा जो मईशत के पॉजिटिव जो इशारे अब कहाँ जा रहे हैं। ये शरह सूद आप देख रहे हैं कितनी कम हो गई, आज कल 1% कम हुई। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई, बल्कि मूडीज और दूसरी ब्लूम बार्ग उन्होंने पॉजिटिव पाकिस्तान की मईशत को करार दी है। लेकिन बदकिस्मती से आप जब ये चीज पॉजिटिव होना शुरू होती है तो एक मुहिम शुरू हो जाती है बाहर से। अब जो पानी पीटीआई का जो ट्विटर है वो बाहर से हैंडल होता है। वाशिंगटन डीसी में बंदा बैठा है, वो ट्वीट करता है कि क्या कर शहर जो बंदा वाशिंगटन डीसी में बैठ के और फिर जो उनकी लॉबीज हैं या यहूदी लॉबीज हैं, उनको कहने पे जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर हमारा मुल्क तो इंतशार होगा। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। पूरी दुनिया की नजरें हैं पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल जो पोजीशन ऐसी है कि सारी दुनिया की नजरें इस पे है। हमारे पास मतलब अल्लाह ताला की तरफ से बहुत है कि पाकिस्तान में हर किस्म के वसाइल हैं। हमारे पास मौसम तो हमारा 12 नहीं 4 ही मौसम है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वसाइल बड़े दिए हैं और पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर सकता है। उसके लिए एक सियासी इंतशार न हो, बाहर से इन्वेस्टर आने को तैयार है। लेकिन ये पीटीआई के पास, जिससे मैंने पहले कहा, यही वतीरा है कि ये इनकी ख्वाहिश है कि ये है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल इस तरह शोर शराब में गुजरे और ये डिलीवर न कर सके, ताकि 5 साल के बाद इनको बात दिखाने को कुछ न रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान जब 5 साल पूरे होंगे तो पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत आगे निकल चुका होगा। पाकिस्तान में सियासी इंतशार खत्म हो चुका होगा। पाकिस्तान की इकानमी और रिजर्व जो है बहुत सारे बढ़ चुके होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की जल्दी जो है पाकिस्तान तरक्की के दुनिया के। ये तो बड़ी सही बात की कि अपने जाती मुफाद को और अनापरस्ती को साइड पर रखकर अगर तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ मिलकर अगर एक सियासी इस्तेहकाम लाती हैं तो इसका अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान होगा, आवाम होगी। अब ये बात कौन समझाए, लेकिन बहरहाल समद साहब, अब क्या है आप लोगों का नजर, मतलब आप लोगों का आगे का लाया अमल क्या है? पीटीआई को मुज़ाकरात छोड़ने से क्या फायदा होगा? एक छोटी बात मैंने को भी ये बात ज़हन में रख लें कि इनको अगर रिलीफ मिलेगा तो सियासी पार्टियों से मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बैरिस्टर गौर भी ये बात कर चुके कि हमारा किसी से कोई अंडर द टेबल कोई हमारी किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करने समद साहब तो हुकूमत से ही करने पड़ेंगे ना।
अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की कि हर हाल में आप लोगों को मुज़ाकरात पर आना पड़ेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकालें ये जिदबाजी छोड़कर, और अगर नहीं करते हैं तो सर आगे का भी बता दीजिए कि क्या लाए अमल है आपका, आप लोग क्या करने जाएंगे फिर? अच्छा, बाकी बातें तो एक तरफ थी, लेकिन वो जो ऐड किया उन्होंने कि रिलीफ जो भी मिलेगा वो सियासी जमातों से या पॉलिटिकल डायलॉग से मिलेगा। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो सेनेटर साहब एक शरीफ नफ्स शख्स है, बज़ाहिर उनकी बातें मैं उनको जो है वो किताबी बातें कह सकता हूँ, या मैं उनको जो है वो मज़ाइका खेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह के जमहूरी रवैये, यानी कि कहने को ये जमहूरी नून लीग के को अगर जमहूरी रवैया कहना कि जिसमें जो है वो किसी का, और रियासत की बात कर रहे थे, जब आप मतलब एक रियासत को किस तरह से वैल्यूएट किया जाता है, दुनिया की जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, क्या आप उसका अपना मेयार जो है वो आप उठा के देखें कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या जो भी आप पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्या मैं महफूज हूँ, क्या मेरी चार दीवारी चादर मेरी महफूज है, क्या मैं आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात अगर कर रहे हैं और उस ट्विटर की बात कर रहे हैं जो ट्विटर आपका वीपीएन के बगैर नहीं चलता, जहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर आके ट्वीट करता है और बंदा और वहाँ पे कम्युनिटी नोट आता है, नीचे लिखा जाता है कि जी इस मुल्क में तो ट्विटर बैन है, प्राइम मिनिस्टर वायलेट कैसे कर रहा है एक रूल को, या आपके एक जो आपने उसके ऊपर कदगन लगाई है। मीन्स कि ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन और शर्मिंदगी का बाइस है कि आप अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो वो भी आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं जो कि आम आवाम की एक्सेस से वो है वो, और फिर अगर इसका जवाब तो यही हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपना ट्विटर हैंडल है वो भी कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा हो, और इसमें हर्ज वाली क्या बात है? क्या आप जेल में फैसिलिटी देंगे इमरान खान को कि जी वो जेल में बैठ के ट्विटर इस्तेमाल करें? जब वो जेल में बैठ के, जब उनका आपने सारा कुछ बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, अखबार बंद कर दिए, और अगर उनका सोशल मीडिया बाहर से ऑपरेट होता है तो इसमें मसला क्या है? इसमें कोई कौन सी कानूनी कोई मतलब अगर कोई मसला होता तो आप बताएं कि कौन सा लॉ है जो अप्लाई होगा, इस पर भी आप कदम लगा दें, आप एक FIR इस पर भी काट दें, क्योंकि आपका कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी का ट्विटर हैंडल जो है वो यहाँ से यूज हो या बाहर से यूज हो। तो लिहाजा देखें, ये हीलो हुज्जत जो होती है ना कि जमहूरी रवैये, जमहूरी रवैयों में 10-10 हज़ार लोगों को कैद नहीं किया जाता, जमहूरी रवैयों में लोगों को गोलियां नहीं मारी जाती, और जमहूरी रवैयों में गोली, मैं कहता हूं कि गोली क्यों चलाई तो उसका जवाब कोई नहीं आता। जमहूरी रवैयों में ये भी नहीं होता सेनेटर साहब, जमहूरी रवैयों में ये होता है कि जी आप एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ आप जो है सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं, आपका कायद जो है वो बैठ के ये कह रहा है दूसरी बार कि भाई ना भेजो पाकिस्तान में पैसे, रेमिटेंसेस ना भेजो क्योंकि हुकूमत मजबूत हो रही है। अरे भाई हुकूमत मजबूत होगी तो अवाम भी तो मजबूत होंगे, बेनिफिट तो उनको मिलेगा रेमिटेंस से। रेमिटेंस से क्या नहीं सर, मुझे ये बता दीजिए रेमिटेंसेस मईशत में क्या किरदार अदा करता है, इस पे एक अलग डिबेट हो जाएगी। इसमें हुकूमत मजबूत नहीं होती, इसमें आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो कम होते हैं उनको इस्तेकाम आता है, मईशत स्ट्रांग होती है। और जहाँ तक आपने ट्वीट्स की बात की सर, आपके बानी जो है वो बैठ के जारहाना ट्वीट्स भी कर रहे हैं, एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, अवाम को सिविल नाफरमानी के लिए भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप लोग को फ्री एंड क्या मिलेगा? सर सेनेटर साहब जवाब दे दे सर आप। जी बिल्कुल, देखो ना क्या पाकिस्तान में जितने जेल में कैदी हैं उनको ये सहूलत हासिल है कि वहाँ बैरूनी मुल्क भी ट्विटर हैंडल हो रहा है, और इस बात की क्या गारंटी है कि जी वो जो खान साहब कह रहे हैं वही उस पर ट्वीट हो रहा है? तो मतलब क्या आजादी मिली है उसका ये मिसयूज कर रहे हैं। साहब की बात सुन ले सेनेटर साहब, पहले तो ये आप फैक्ट एस्टैब्लिश करें ना कि इमरान खान की ट्वीट में ये बात गलत थी, या तो आप ये कहेंगे जी ये बात गलत थी, उसका जवाब लें आप मुझसे। एक बंदा कैद में है, उसने उसका कोई और कोई चला रहा है ट्विटर, और फिर आप उसकी क्या गारंटी है कि वो वही कह रहे जो बानी PTI कह रहे हैं? जो मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूं, मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूं। सिविल नाफरमानी भी ट्वीट के जरिए अपील की जा रही है। सिविल नाफरमानी में कौन सी ऐसी कानूनी सर, सिविल नाफरमानी में आप मईशत का पहिया जाम कर देंगे। देखिए सिविल नाफरमानी तो आप ये तो सिविल नाफरमानी की ये कॉल दे चुके हैं, कॉल दे के वापस लिए है क्योंकि उसका रिस्पांस नहीं है। अब 90% पाकिस्तानी ऐसे बेचारे जो लेबर के लिए गए हैं, 1 करोड़ में से 80-85 लाख फैमिली को पैसे भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, फैमिली को पैसे भेज रहे हैं जिससे रिमिटेंस आ रही हैं, और ये जो उनका जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका ये नाम लेते हैं ना कि वो पैसे देना बंद कर देंगे, वो एक पैसा भी नहीं भेजते। अगर भेजते हैं तो बेनाम, ठीक है, वो 3-4 नस्लों से वहाँ आबाद हैं, वहाँ उनकी मतलब
बेटे पोते पोते सारे उधर हैं, उनको तो पाकिस्तान से सरोकार ही नहीं है, सिवाय इसके पाकिस्तान में इंतशार पर हैं, उनको जमीन हिका के इल्म ही नहीं है। तो ये कहना कि वो पाकिस्तानी पैसे रोक देंगे, इन्होंने चले खूब जोर लगा लिया, किसी ने बात नहीं मानी है, तो अब ये बार बार धमकी देते हैं कि सिविल नाफरमानी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पहले भी काले दे चुके हैं और नाकाम हो चुके सिविल हैं। नाफरमानी की कॉल ऐसे ही होती है कि जैसे शटर डाउन की कॉल दी नहीं सर, जाए। सिविल अब अगर शटर नाफरमानी डाउन की अपने कोई मुल्क के कॉल लोगों देता है, अपने आवाम को मुल्क की खातिर उकसाना, सर ये तो ये कोई उकसाने बात नहीं वाली हुई क्या ना, ये बात है? कोई जब आप आप देखें ये जमहूरियत का एक हिस्सा है कि जब आप हड़ताल की शटर डाउन हो या कोई और हड़ताल हो, जब आप हड़ताल की कॉल देते हैं, कोई अगर कारोबारी शख्स अपनी दुकान का शटर गिरा देता है और दुकान बंद कर देता है वॉलंटियरली, ठीक है, कि वो वॉलंटियरली करता है, किसी को जाके नहीं रोका, किसी का बैंक अकाउंट की एक्सेस हमारे पास नहीं है, एक एहतजाज की कॉल है और ये एक एहतजाज है कि बिल्कुल जो जमहूरी और ओवरसीज आईनी हक पाकिस्तानी है हर सियासी जमात तो का, उसको लेकिन मईशत का पहिया आपने कहा रोकना कि जो है वो 90% लोगों चले ने जी। नहीं मानी, तो मैं नहीं मानी, ये एक ठीक है, एहतजाज था। अगर लोग नहीं मानते चले आपके आप नजदीक। दोनों का ओपिनियन आ गया। प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। जो कंक्लूजन है वो यही है कि भाई किसी भी मसले का जो हल है वो मुज़ाकरात ही है और मुज़ाकराती वाहिद रास्ता है। इस वक्त हुकूमत भी जो है वो सियासी बसीरत मुदब्बराना अंदाज अपनाए और इस कशीदगी को कम करे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस आने के बाद बात करेंगे कि मईशत में बड़ी अच्छी खबरें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का क़याम हो चुका है, दूसरा ये कि इस वक्त जो यूएसए का एक हाई डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और यकीनन ये जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है इसकी बड़ी अहमियत होगी। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हमें नज़र आ रही है। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क़याम हुआ है। चाइनीज़ और जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदे होंगे उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी जो डेलीगेशन है, इन्वेस्टमेंट एक डेलीगेशन वो पाकिस्तान आया हुआ है और यकीनन जो न्यू एवेन्यूज़ होंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से कौन कौन से सेक्टर्स पर, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात ये होगी कि ट्रंप के आने के बाद जो है ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है तुफैल साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और आपकी एक वेल नोन पर्सनालिटी है। हमारे साथ कराची से मौजूद है, वेलकम कहते हैं सर आपको। इदरीस गिगी साहब हमारे साथ सनतकार मौजूद है, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। मैं सबसे पहले जुबैर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ा अहम हमें नज़र आया कि चाइनीज़ और लोकल जो इन्वेस्टर्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर इससे क्या इंडस्ट्रीज़ में हमारे एडवेंचर्स हो सकता है, कितना अहम होगा ये इन्वेस्टमेंट और ये एग्रीमेंट जो हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये सीपैक के अंडर में कायम किया गया है और उस पर वहाँ पे तेज़ी से तरक्की हो रही है, लैंड डेवलपमेंट हो रही है। और दूसरी बात ये कि इसका लोकेशन ऐसी है जो कराची से बहुत करीब है, पोर्ट से भी करीब है, तो लिहाजा यहाँ पर बहुत इम्कानात हैं कि चाहे चाइनीज़ इन्वेस्टर हों या पाकिस्तानी, सब लोग जो हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि इस जगह पे ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, जो हमने पहले भी सिंध गवर्नमेंट से कहा था, सीएम साहब से भी कहा था कि आप जो इसके बारे में कीमत का ख्याल रखते हैं, 8 करोड़ रुपए एकड़ वो बहुत ज़्यादा है, उसे कम किया जाए। और दूसरा ये कि देखें,
और मुल्कों में ना ये ज़मीन की कीमत इंस्टॉलमेंट में ली जाती है। ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो अभी ये कह रही है जिन्हें अप फ्रंट कीमत दें। जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वो 50 करोड़ रुपए खाली ज़मीन के लिए नहीं देगा, उसने मशीनरी भी ख़रीदनी है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये कहूँगा कि दावे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो कराची के लिए ख़ास तौर पर पूरे सिंध के लिए आम तौर पे एक बहुत अहम जगह है। और यहाँ पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 साल में ना तेज़ी से सनतों का जाल फैलेगा। ठीक है इदरीस साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जोन कायम हुआ है इससे सनती ताउन का फ़रोग जो हमारे मौजूदा जो चैलेंजेस है उससे निमटने में कितना हेल्पफुल और सपोर्टिव होगा? Bismillahirrahmanirrahim. So, first of all, thank you very much for being for asking me to appear in your show. Regarding the आप जो बात करें धाबी जी इकोनॉमिक जोन जो कि SEZ है और गालिबन ये पाकिस्तान का इस वक्त तक का आखिरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आफ्टर जो IMF ने एक शर्त लगा दी है कि आप कोई इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में नहीं बन सकते हैं। उसका कोई पीरियड का तयन नहीं हुआ है कि 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल। बहरहाल ये इसको बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि चंद किलोमीटर के फासले पे पोर्ट है, उसके साथ साथ उधर बिल्कुल साथ एडजेसेंट टू द लैंड इज रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं कि अगर आप अब कंट्रीज से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं तो वो भी बहुत सपोर्ट। आपको पता है कि रेलवे जो है सबसे सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट का वे होता है और इसके साथ साथ इसमें 10 साल का टैक्स हॉलीडेज रखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर दिस जोन कोई और है नहीं। और मैं थोड़ा सा जुबैर साहब हमारे नहायत मोहतरम हैं, चूंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था पिछले महीने कुछ चाइनीज डेलीगेशन को मैं ही लीड कर रहा था। मैंने सिंध गवर्नमेंट में CM साहब से भी मुलाकात की थी और जो इसके रुए रवा हैं कासिम नवीद कमर साहब जो इसको हेड कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। इनफैक्ट चाइनीज को भी हम लेके गए थे वहाँ पे, जो कि वहाँ पे पाकिस्तान का अपना पहला जो है मेडिकल सिटी बनाना चाह रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन 300 से 400 एकड़ पे वो बना रहे हैं और अभी नेक्स्ट मंथ फिर उन्होंने आना है और नेक्स्ट मंथ फिर उन्होंने CNY चाइनीज न्यू ईयर के बाद उन्होंने दोबारा आकर के उसको फाइनल करना है। तो एक चीज मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये जो है 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल है और अगर आप कीमत का अंदाजा लगाएं तो अगर कराची के जो दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिसमें साइट है, जिसमें लांडी है, जिसमें कुरंगी है, जिसमें फबाटी और नॉर्थ कराची और दूसरे दीगर इंडस्ट्रियल्स हैं, वहाँ से अगर आप ज़मीन के पैसों का वो तयन करें तो उससे कोई 8 टाइम्स कोई 10 टाइम्स ज़्यादा कीमत है। जबकि ये अगर कोई एरिया आप डेवलप करते हैं अच्छे तरीके से, जो कि अच्छे तरीके से वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो उसकी सिर्फ जो कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट पर एकड़ आती है वो 4 से 5 करोड़ रुपए आती है। वजह ये होती है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आधी जगह जो है जिसमें रोड्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ाया हो जाती है। यानी आप जब 2 एकड़ का हिस्सा डेवलप करते हैं तो वो आपके लिए जो ऑफर करने के लिए जो लैंड रह जाती है वो 1 एकड़ की होती है, बाकी जो है रोड और दूसरी यूटिलिटीज और उस चीज में जो है वो फिक्स हो जाती है। तो एक इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चूंकि पूरी दुनिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में भी ज्यादा है, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अराउंड 4 to 5 करोड़ रुपीस पर एकड़ इस वक्त जो आता है, इंक्लूडिंग द लैंड विच इज यूटिलाइजिंग ऑन रोड्स एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है जुबैर साहब, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस जो इकोनॉमिक स्पेशल जोन है इसमें जो लोकल और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी है और 1 लाखों जो है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि मुलाजमतें। तो ये आवाम के लिए ये जो इकोनॉमिक जोन है ये आवाम के लिए कैसे फ्रूटफुल साबित होगा? देखिए, ये आवाम के लिए यकीनन बेहतर साबित होगा। ये कराची शहर के बाद जो कराची शहर है इसके जो भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, अभी लांडी है, कुरंगी है, साइट है, वहाँ पे ज़मीनें बहुत महंगी हैं, तो वहाँ पे नई सनत लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर कोई नई सनत लग सकती है तो दाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन में लगेगी। यहाँ पर एक तो 10 साल का टैक्स हॉलीडे है और ये कराची से इतनी दूर भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि करीब 1 घंटे का रास्ता है। मैं एक दफ़ा गया था, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है और ये जगह वहाँ पे पानी अवेलेबल है, गवर्नमेंट जो है गैस भी देगी, बिजली मुहैया करेगी। तो इस लिहाज से ये एक कामयाब इंडस्ट्रियल जोन साबित हो सकता है
इसको हमें चाहिए कि चाइनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैसिलिटीज़ दें और उनको अपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और यहाँ पे लगाएं। पाकिस्तान में हमें इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत है और अगर चाइनीज़ कंपनीज़ आती हैं, वो कैश रिच कंपनीज़ हैं, वो यहाँ के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगी जिससे कि हमारे लोगों का भला होगा। और जैसे कि मैंने कहा, ये कराची से करीब 1 घंटे के फासले पे है और अगर हम वहाँ पे मज़दूरों की कॉलोनी वहीं बना दें तो फिर मज़दूरों को आना जाना भी नहीं पड़ेगा, वहीं पे रहेंगे, दिन को काम करेंगे, उसके बाद जाके अपनी कॉलोनीज़ में जाके रेस्ट करेंगे। और ये मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि सीपैक के अंदर है तो इसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। चाइनीज़ इन्वेस्टर भी करेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी जहाँ ज़रूरत होगी चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये अभी इनिशियली जो जगह है तकरीबन 2000 एकड़ की है और इसके बाद अगर और ज़रूरत पड़ती है तो इसमें मज़ीद सिंध हुकूमत जो है गवर्नमेंट लैंड दे के उसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं दी साहब? ये जो सनती तरक्की की तो हमने बात की, लेकिन हम अपने एक्सपोर्ट पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़नी चाहिए, उसमें कितना इजाफा होगा और क्या क्या इस्तेकाम आ सकता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रेफर करूंगा, आज बिजनेस कम्युनिटी ने, जिसका आई वाज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। जी जुबैर साहब, इदरीस साहब से मैं जवाब ले लूं इसका। जी, आई वाज सेइंग दैट आज ही बिजनेस कम्युनिटी जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनवाइट किया था ऑन लंचन मीटिंग। हमने जिन चीज़ों का तकाजे के सारे बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 400 से प्लस बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी और दीगर पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर, सीएम साहब और सब लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है यूटिलिटीज़ का, जिसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो गैस का है। गैस की जो अदम दस्तयाबी की वजह से जो इश्यूज इंडस्ट्रीज को आते हैं या जब दस्तयाब होती तो जिस कॉस्ट पे हम लोग लेकर अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं तो वो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं अपने नेबरिंग या अपने कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज से, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें वियतनाम और कंबोडिया और बहुत सारे दूसरे मुल्क हैं। तो इस वजह से ही अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आप देखें 2024 में आप बांग्लादेश को जब उठा के रिकॉर्ड्स देखें, जो वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी उन्होंने 50 बिलियन यूएस डॉलर को सरप्लस किया एक्सपोर्ट अपना। अब आप देखें कि इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्होंने 50 बिलियन को क्रॉस किया और आज भी हम 30-32 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हमारे पास जबकि एनर्जी उसका इंजीनियरिंग का भी एक्सपोर्ट होता है, हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। इसमें चावल जो राइस पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट हुआ है इस दफा पाकिस्तान से, तकरीबन 7.5 बिलियन का तो सिर्फ राइस एक्सपोर्ट हुआ है। तो अगर ये सारी चीजें काउंट करें तो हम लोग टेक्सटाइल में सिर्फ 16-18 बिलियन पे खड़े हैं, जो कि काफी नहीं है। और इसको अगर प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी गवर्नमेंट को अगर वो करना है तो मैं जरा अब एक और अहम डेवलपमेंट पे बात कर लेती हूँ। जुबैर साहब, ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए, डेलीगेशन, हाई डेलीगेशन है, ये बड़ी खुशाइंद बात है इस कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब किसी भी अमरीकी हुकूमत का जो नए सदर आए, जैसे कि ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब हुए, उनके आने के बाद ये पहला दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? यकीनन देखिए, चाइना अमेरिका से ये पहला डेलीगेशन आया है ट्रंप साहब के इंतखाब के बाद, तो हम तवक्को करते हैं वो लोग यहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे दो मसाइल हैं। एक सबसे बड़ा मसला है एनर्जी का, कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब आपके पास बिजली 50 रुपये का यूनिट होगी तो हम कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, आपको बिजली जो है वो तकरीबन 9 सेंट के ऊपर होनी चाहिए या 25 रुपये के यूनिट होनी चाहिए। हमारे यहाँ बिजली जो है वो तकरीबन 50 रुपये का यूनिट है। 50 रुपये से एक्सपोर्ट होना मुश्किल है। लेकिन साथ के साथ इस वक्त जो बिजनेसमैन भी जो है वो अल्टरनेट ज़राए तलाश कर रहे हैं कि कौन सी बिजली सस्ती हो सकती है। उसके अंदर मोस्टली जो अब आ रहा है दो चीज़ें हैं, या सोलर होगा या विंड होगा। अगर सोलर होता है तो भी आपकी बिजली से बहुत सस्ती पड़ती है और विंड होता है तो भी बहुत सस्ती पड़ती है। तो इन चीज़ों को लगा के, अच्छा ख़ास तौर पे जैसे दाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन है, वहाँ पर आप जितनी चाहें आपके पास जगह अवेलेबल है, आप सोलर लगा सकते हैं और उसके साथ साथ बिजली हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह वहाँ पे विंड के भी विंड कॉरिडोर भी है। उस कॉरिडोर की वजह से भी वहाँ पे बिजली जो है कॉम्पिटिटिव मिलेगी। और मैं समझता हूँ जो भी नई सनतें आएंगी, चाहे वो चाइना से आएँ या अमेरिका से आएँ, ऑफ कोर्स चाइना जो है, चाइना के जो भी इन्वेस्टर हैं
वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझते हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जबकि अमेरिका से जो भी इन्वेस्टर आएगा वो उसको, क्योंकि यहाँ की इतनी ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों में हेजिटेंट होंगे। तो बहरहाल हमारे लिए तो कोई भी आए, चाहे चाइनीज़ आए, अमेरिकन आए या ब्रिटिश आए, हमारे लिए हम हर एक को वेलकम करेंगे, वो आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ लेकर आएँ। चाइना का मसला ये है कि चाइना को इस वक्त दुश्वारी पेश आ रही है कि उसको वहाँ पे अमेरिका में अपना गुड्स भेजने में काफ़ी मुश्किलात हैं। वहाँ पे अब अमेरिका यूएस ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। चाइनीज़ गुड्स जो हैं उसके ऊपर तकरीबन 20 से 25% ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से वो लोग अपना गुड्स वहाँ से बेच नहीं सकते और बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी जो हैं तो इदरीस साहब, आप इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को किस तरह देख रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम उनकी जो इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो हम कौन कौन से सेक्टर्स में सरमायाकारी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशाइंद बात है कि अमेरिका से फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने बड़े पैमाने पे जो है लोग आए हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। साथ साथ एक और भी खबर आज गर्दिश कर रही थी कि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए एड बंद कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बिजनेसमैन ये बल्कि समझता है कि एड से ज्यादा ट्रेड की जरूरत है। अगर ये ट्रेड की सूरत में और बिजनेस की सूरत में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। देखें, एड तो एक सब्जेक्ट में ना खर्च होकर के चले जाती, जिससे अवाम को इतना कोई फायदा रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन वही जब शक्ल ट्रेड की सूरत में, बिजनेस की सूरत में आता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, उसमें फैक्ट्रियां भी लगती हैं, उसमें जो है ट्रेडिंग यूनिट्स भी लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त पाकिस्तान का रुख करना इस बात का अंदिया देता है कि देखें, सबसे पहले तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है तो लोग आते हैं, और लोग आने का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को वो कंसीडर करेंगे, ठीक है, पहले से बेहतर हालात हैं। दिस इज वेरी ग्रेटफुल। चलें, थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का। और यकीनन बड़ी अच्छी बात इस नोट पे कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इक्तिसादी ताल्लुकात पाकिस्तान हर मुल्क के साथ चाहता है और प्राइम मिनिस्टर तो ये बात बार बार कह चुके हैं कि जी हमें एड नहीं ट्रेड पर जाना है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।